नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन डायरेक्ट हब में। वी डोंट टीच वी इंस्पायर। जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं अपने एक प्रैक्टिस सेट को धमाकेदार लाते हुए, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जो कि जीए के इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करके अपने आगामी परीक्षा जो कि हमारी सीएचएसएल और एमटीएस की आने वाली है उसमें ही जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या हमारी स्क्रीन पे है। तो हमारा पहला प्रश्न आ चुका है, लिखा है बैक स्टिक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? किस खेल से आपका जो बैक स्टिक शब्द है वो संबंधित है? क्या वॉलीबॉल से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या क्रिकेट है? तो बात करें फ्रेंड्स, आपका जो बैक स्टिक शब्द है आपका हॉकी से संबंधित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हॉकी से आपका ये संबंधित है बैक स्टिक शब्द। ठीक है, बैक शब्द जो है आपका क्या है, बैक स्टिक है। संबंध किससे? आपका हॉकी से। एक आपका वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना होगा गली। तो गली वर्ड जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा कि गली का जो संबंध है वो आपके क्रिकेट से रहता है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पहले आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो आगे तो इसको जरूर भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पंजाब में मनाया जाता है? यानी अगर हम लोग बात करें, खालसा पंथ की स्थापना जो आपने की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी, और इसी के उपलक्ष्य में पंजाब में एक त्योहार मनाया जाता है। वो कौन सा है? क्या लोहड़ी है, वैसाखी है, तीज है या होली है? तो फ्रेंड लोहड़ी जो है, ये बात करें तो ये एक तरीके के जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में मकर संक्रांति होती है, उस तरीके से ही पंजाब में एक फसल का त्योहार है जिसे हम लोग लोहड़ी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वैशाखी का जो त्योहार है वो आपका खालसा पंथ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखियों के जो 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके सीजीएल में 2022 की जो क्वेश्चन थे वो अगर देखे जाए तो जून से लेके आपके करंट अफेयर में दिसंबर तक के ही पूछे गए। तो मतलब दिसंबर में हुआ था तो उन्होंने लास्ट नवंबर जो था वहां से प्रश्न पूछे थे, दिसंबर में जो आपका पेपर था। अगर हम लोग सीएचएसएल की बात करेंगे तो सीएचएसएल और एमटीएस ये दोनों आगे पीछे हैं, तो उनके लिए आपको करना क्या है कि जुलाई से लेके जो आपका फरवरी तक का करंट अफेयर हो वो एक बार आप जरूर देख ले जाइएगा। तो उसमें आपके थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वो हमारा बी वाला बन जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है योगा फॉर वेलनेस, सॉरी माफ कीजिएगा, बी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मानवता के लिए योग, बी वाला तो 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। 2022 की जो थीम है वो आपकी मानवता के लिए योग है, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करें तो इसे यूएनओ द्वारा सन 2014 में घोषित किया गया था, और पहली बार जो बनाया गया था ये 2015 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। अभी तक कितनी बार मनाया जा चुका है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक 8 बार मनाया चुका है, और ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा ए वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी निम्न में से कौन सा एक जो है वो क्विक लाइम से संबंधित है? CaO, CaO2, CaCO3 या CaOH का होल ट्वाइस? तो CaO को ही हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं अपना फ्रेंड, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है इसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्विक लाइम इसे कहते हैं और इसको हम लोग CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका ये पूछ दिया जाता है, इस चीज के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। हमारे पास बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं, 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उन्हीं पे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कार्य की विमा क्या होती है? विमा का मतलब होता है उसकी इकाई क्या होती है। कार्य को हम लोग किस इकाई में देखते हैं? क्या वॉट होती है, एम्पेयर होती है, डेसिबल होती है, जूल होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कार्य की जो विमा होती है वो जूल हो जाती है। वॉट की अगर बात करें तो वॉट जब आप लगा देते हो, जब आपके पास क्या होती है, शक्ति होती है। एम्पेयर की बात करेंगे तो एम्पेयर आपका धारा, घर में जो धारा बहती है उसे हम लोग एम्पेयर कहते हैं। डेसिबल की बात करेंगे तो डेसिबल का संबंध आपका फ्रेंड्स ध्वनि से है, यानी इसको हम लोग डीबी से लिखते हैं, ध्वनि का संबंध डेसिबल से। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित नहीं है? मैं आपके जीके, जीएस और कहें तो जीए और स्टैटिक पोर्शन जितना भी आपका बन सकता है सभी कभी का
कवर कराने के प्रश्न करूंगा। तो पूछा गया है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित नहीं है विजयवाड़ा, नरोरा, रावतभाटा, ककरापारा। तो बात करें तो फ्रेंड ककरापारा, रावतभाटा और नरोरा इन 3 जगहों में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है विजयवाड़ा, यहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए हमसे नहीं पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके दिवस से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, जिसमें आप लोग बात करें तो जनवरी में 9 जनवरी याद कर सकते हैं आप, 15 याद कर सकते हैं, ये जनवरी में हो गया। 23 याद कर सकते हैं, 23 के बाद आपका जो 25 हो गया वो आप कर सकते हैं। फरवरी में आप अगर आएंगे तो फरवरी में सबसे पहले आपको 2 फरवरी याद करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको याद करना पड़ेगा आपका 8 फरवरी, 13 फरवरी, ठीक है। मार्च में ऐसा आएंगे तो आप सबसे पहले 3 मार्च, 2 मार्च, है ना। ये सब इस तरीके से आपको लगभग 50 ऐसे दिवस होंगे जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। इस प्रश्न में हम लोगों से अहिंसा दिवस पूछा है, तो अहिंसा दिवस की बात करें तो ये आपका गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इस दिन आपके गांधी जी की जयंती होती है, यानी गांधी जी का जन्म जो होता है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में आपका होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था। क्या वो संगम वंश था, निगम था, सोम था या तालुव्य था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ी होगी सन 1336 में। 2 भाई होते हैं आपके, एक होता है हरियर और एक होते हैं बुक्का। हरियर और बुक्का नामक जो 2 भाई होते हैं, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपके दक्षिण भारत में करते हैं। ये एक फेमस राजवंश होता है। इसमें सबसे पहला जो वंश होता है वो होता है आपका संगम वंश। संगम वंश एक तरीके से बात करें फ्रेंड्स तो ये तमिल का बहुत ही बृहद वंश था, और लगभग बोला जाए तो 5वीं BC से लेकर आपके 2nd BC तक ये आपका पूरा रहता है। इस संगम वंश को सबसे ज्यादा फेमस करने वाले जो राजा थे फ्रेंड्स वो आपके पांडे राजा थे। पांडे राजा ने ही इस आपके वंश को सबसे फेमस किया है। और चर्चा करें इस वंश में कितने आपके कवि थे, तो 473 आपके कवियों का बहुत ज्यादा संग्रह आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता होगा। हमारा वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट है, वायुदूत एयरलाइन को भारत में कब स्थापित किया गया। बिल्कुल नया प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग देख रहे होंगे। हमसे पूछा गया है वायुदूत एयरलाइन को भारत में कब स्थापित किया, 1981, 1991, 1971 या 1969। तो हम लोग बात करें फ्रेंड्स 1981 में आपके वायुदूत एयरलाइन को स्थापित किया गया था। तो ये आपका एक प्रश्न हो जाएगा स्टैटिक का, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न SSC आपसे पूछ देता है, तो मैं आपसे ऐसे स्टैटिक के जो बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न नहीं होते वो आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ए बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो आपके जो प्रश्न है वो फ्रेंड आपके नियुक्ति से भी बनते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपका उठाया है प्रश्न, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया चेयरमैन। क्या नितिन गुप्ता है, निधि छब्बर है या आशीष झा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ए वाला। तो जो आपके बात करें जो आपके नितिन गुप्ता जी जो हैं ये आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इनमें से किस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ में नियुक्ति ली है। तो गुजरात की, अभी मैंने बताया आपको नियुक्ति से प्रश्न आता है तो नए मुख्यमंत्री। तो जैसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो अभी जो राज्यों के जो राज्यपाल बदले गए हैं उन राज्यों को राज्यपाल आपके करंट में आपको याद करके जाना है, यानी करंट अफेयर में आपको उन राज्यपालों को याद करके जाना ही जाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा भूपेंद्र पटेल। अभी आप हाल ही में आपने सुना होगा कि गुजरात के इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिला है। तो ये आपके भूपेंद्र पटेल जो है ये बीजेपी के हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इन्हें ही आपको क्या किया गया है, आपका हिमाचल प्रदेश का सीएम बनाया गया। जबकि अगर आप बात करेंगे गुजरात के तो भूपेंद्र पटेल बीजेपी के, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किससे नहीं की जाती है, बैंकिंग, खर्च, उत्पाद या आय। फ्रेंड आपको लोगों ने पढ़ा होगा कि खर्च से ही आपका निकल जाता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट से भी निकल जाती है नेशनल इनकम, एंड आय से भी निकल जाती है, लेकिन आपका जो बैंकिंग है इससे आपकी निकलती नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए बन जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द संसद निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। क्या राज्यसभा करता है, लोकसभा करता है, राज्य की विधानसभा करता है या भारतीय विधायिका।
तो फ्रेंड जो शब्द संसद है ये आपकी भारतीय विधायिका को प्रदर्शित करता है। भारतीय विधायिका का अर्थ ही है जो कानून बनाती है। भारत में कानून कौन बनाती है? संसद। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है सबसे पहले आपका राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका लोकसभा। ये संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं और संसद को ही हम लोग भारतीय विधायिका के रूप से जानते हैं, क्योंकि संसद को क्या अधिकार प्राप्त है? कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, यानी ऊंटों के लिए उनका संरक्षण और उनके विकास की पॉलिसी किस राज्य में लागू की गई है? क्या पंजाब में की गई है, बिहार में की गई है, राजस्थान में की गई है, लद्दाख में? तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका कैमल जो है यानी ऊंट है वो राजस्थान का उनका राजकीय पशु भी है, इसीलिए ये आपके कैमल के लिए ये आपका लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा सी वाला बन जाएगा, राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर क्या बन गया? देव समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो स्कूल या ब्रह्म समाज? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में एक आपके जो समाज की स्थापना करते हैं जिसे हम लोग ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा डी वाला बन जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर है हमारा, तो डी वाला। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग देव समाज। तो देव समाज आपका आत्माराम पांडुरंग का था, आत्माराम पांडुरंग का था। आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती जी का था। ब्रह्मो स्कूल तो आपका इन्हीं का था, राजा राम मोहन जी का। और ब्रह्म समाज जो आगे पहले ब्रह्म सभा था, ब्रह्म समाज गैस की स्थापना 1828 में करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला आपका फ्रेंड्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारा पौधे के जाइलम टिश्यू में खाना कहाँ प्रस्तुत होता है? वाहिकाएं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा या इनमें से सभी? तो बात करेंगे अगर हम लोग पौधे के खाने के लिए, तो इसमें जो टिश्यू होते हैं वो फ्रेंड आपके पैरेन्काइमा में उपस्थित रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। ये आपका एक साइंस का प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा तगड़ा सा प्रश्न है साइंस का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में हड़प्पा के एक साइट नहीं पाई गई? यानी किस आपके भारत राज्य में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसकी साइट नहीं है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। यानी यूके में आपकी किसी प्रकार की साइट नहीं पाई गई। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में आपको रोपड़ देखने को मिली है। राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में आपको कालीबंगा देखने को मिली, जिसे का अर्थ होता है काली चूड़िया। और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आपका बहुत महत्वपूर्ण है गोदीवाड़ा, जिसको हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हमारा बन जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा जलता हुआ कोयला किसका उदाहरण है? क्या डिकम्पोजिंग रिएक्शन का है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है? तो जलता हुआ कोयला जो फ्रेंड्स होता है यानी C+O2 इक्वल टू बनता है आपका CO2। तो ये एक प्रकार की आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग संयोजन क्रिया भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल का बनना, ये भी जान क्या, जल जो आपका बनता है, जल का बनना और कोयले का जलना, ये दोनों एक प्रकार की आपकी संयोजन रिएक्शंस होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सन 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सन ध्यान रखिएगा कि हिंदू कॉलेज बहुत से आपके, लेकिन 1791 की बात कर रहा है तो ये कॉलेज जो आपका फ्रेंड्स वो आपका बनारस में खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका ध्यान रखिएगा। कोलकाता में भी है, मद्रास में भी है, मुंबई में है, लेकिन आपका जो यहाँ पे सन लिखा है ना 1791, तो 1791 में आपका बनारस में ही ओपन किया गया था। तो ये चीज अब हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ज्योतिबा बाई फुले ने सन 1873 में निम्न में से किस भाषा में गुलामगिरी को लिखा था? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि गुलामगिरी किसकी है, तो आपकी ज्योतिबा फुले की है। कब लिखी गई थी? तो 1873। तो दो प्रश्न आपके यहीं से बन गए। अब किस भाषा में लिखी है? मराठी, गुजराती, हिंदी या इंग्लिश? चूंकि महाराष्ट्र रहने वाले थे और महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स वो आपकी मराठी है, तो इनकी जो पुस्तक थी गुलामगिरी, उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? आपकी मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21 है, निम्न में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? तो फसल के बारे में आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा कि भारत में जो फसल है ये 3 तरीकों की आपकी पाई जाती है। 3 तरीके की फसल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रबी की फसल है आपकी। सबसे पहले जो आपकी हम लोग बात करेंगे रबी की है। रबी के बाद आपकी आती है जायद,
और जायद के बाद आती है आपकी खरीफ की। अगर हम लोग प्रमुख रूप बात करें तो रबी की में आ जाएगी आपकी गेहूं, यानी ये फसलें जो हैं ये आपके जाड़े में की जाती हैं, गर्मी में काटी जाती है। यानी बात करें तो अक्टूबर में इनकी बुआई होती है, अक्टूबर में बुआई होती है और अप्रैल में इनको काट लिया जाता है ना। अगर इनकी बात करोगे तो इनकी बुआई जो होती है वो अप्रैल के लास्ट में होती है, लास्ट अप्रैल में होती है, और जुलाई स्टार्टिंग में इन्हें कट कर लिया जाता है। खरीफ की बात करोगे तो जुलाई स्टार्टिंग में इनकी बुआई होती है और आपका वही अक्टूबर से नवंबर के बीच में इनको कट कर लिया जाता है। तो आपका जो सरसों है, सरसों एक प्रकार की आपकी फ्रेंड्स खरीफ रबी की फसल है, बाकी मक्का, धान, ज्वार ये आपकी तीनों खरीफ की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। इस समय आप खेतों में देख भी रहे होगे, सरसों आपको देखने को मिलती होगी, तो अपन अंदाजा लगा सकते हो अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है, एक प्रकार की रबी फसल है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब्दुल करीम खान भारत के किस शास्त्रीय घराने से संबंधित है? जयपुर घराना, दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना या किराना घराना? तो बात करें हम लोग तो किराने घराने से अब्दुल करीम खान का संबंध है। 20वीं शताब्दी में ये जो आपका घराना है बहुत टॉप मोस्ट था। अगर बात करेंगे किराना घराना तो ये आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर, जहां की सीट है कराना। कराना सीट आप लोग बहुत हाईलाइट रही होगी, उसी के नाम से ही आपका किराना घराना पड़ता है। और अब्दुल करीम खान यहाँ इसके प्रमुख आपके शास्त्री से संबंधित रहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी वाला हमारा बन जाएगा। आगे है, श्यामजी कृष्ण शर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना सन 1905 में कहाँ की गई थी? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, श्यामजी शर्मा जी हैं, ठीक है, कृष्ण शर्मा। और कब की गई थी? 1905 में। कहाँ की गई अब वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, अब मेरे सामने पेरिस है, लंदन। तो उस समय इंग्लैंड के लोग ज्यादा अपने यहाँ थे, तो लंदन ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लंदन में आपके इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है विभिन्न एग्जामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगारी गारंटी योजना 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? क्या राजस्थान ने की है, मध्य प्रदेश ने की है, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश में? तो पहले तो ये जो इंदिरा गांधी वाली योजना है फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल वैसे ही योजना काम करती है जैसे आपकी एमजी नरेगा है ना। एमजी नरेगा चूंकि पूरे संपूर्ण भारत में है, लेकिन इंदिरा गांधी जो योजना है फ्रेंड्स ये आपकी सिर्फ राजस्थान में है। ऐसे ही एक राजस्थान में एक और योजना है जिसको हम लोग चिरंजीवी योजना कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी। और ये योजना बिल्कुल उसके समकक्ष है जैसे जो आपकी आरोग्य योजना जो है, यानी आयुष्मान भारत की योजना जो है, वैसे ही बिल्कुल चिरंजीवी योजना आपके राजस्थान में चलाई जा रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ए वाला बन जाएगा, यानी अशोक गहलोत जहां के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़े गए हैं? नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या 1974? पहली बात तो ये समझिए मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों को आपका रूस या कभी कभी आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के नाम से लिखा जाता है। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह की समिति थी। कौन सा अमेंडमेंट था? तो 42वां संविधान संशोधन था। उस समय की आपकी पीएम कौन थी, यानी प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोग समझ रहे होंगे, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही आपका मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में संविधान में नहीं थे। कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपकी प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका फ्रेंड्स बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा त्योहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति, ओणम, पतंग महोत्सव या हॉर्नबिल? देख फ्रेंड, आपका जो ओणम है ये आपका बात करें तो अगस्त से लेकर सितंबर तक आपका मनाया जाता है। और ओणम आप लोगों को पता भी होगा ये केरल में मनाया जाता है। मगर करेंगे अगर आप मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति आपकी 14 जनवरी को मनाई जाती है। किधर? आपके उत्तर भारत में, है ना। ठीक है, अगर आप पतंग महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में है। और ये आपका मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही गुजरात में मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल की अगर बात करेंगे तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड ये जाड़ों में मनाया जाता है, नहीं 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपका इसे मनाया जाता है। और हॉर्नबिल को ही हम लोग त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, त्योहार का त्योहार, यानी इसी हॉर्नबिल को हम लोग त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तो इसका लेकिन जो राइट आंसर हम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑप्शन नंबर बी है, जो अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य या केंद्र शासित सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है? ये अप्रैल में आपकी योजना आई थी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूथ ओलंपिक का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? लोसेन, सिंगापुर, चीन या भारत? तो यूथ ओलंपिक को सन 2010 में किया गया था और इसका पहला संस्करण जो था फ्रेंड्स वो आपका सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, आपका ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है हमारा वो बी बॉल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य गुजरात से नहीं संबंधित है, यानी गुजरात में नहीं किया जाता? डांडिया, डांडिया किया जाता है। गरबा किया जाता है। विंचुडो किया जाता है। विदेशिया जो फ्रेंड्स है आपका, ये विदेशिया जो है ये यहां से ना संबंधित होगा, इसका संबंध जो है वो बिहार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नए प्रश्न है आपके लिए, बिल्कुल नए ताजे ताजे प्रश्न है। अभी भी ये शीट बनाई गई है आपके कुछ आपके एमटीएस को ध्यान में रखते हुए। आगे हमारा, कांटेदार शाखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय, शुष्क रेगिस्तान या अत्यधिक बारिश के क्षेत्र? तो देखिए, आप कांटेदार की बात करेंगे तो आप लोगों ने पेड़ देखा होगा घर में, नांगफनी, है ना। नांगफनी का जो पेड़ है ये कहाँ मिलेगा आपका? जहां पे आपका होता है मरुस्थलीय इलाका। और मरुस्थलीय इलाका को हम लोग क्या कहते हैं अपनी आसान भाषा में? शुष्क रेगिस्तान का क्षेत्र। ठीक, तो वहीं आपको कांटेदार पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूवेंदर एक तमिल शब्द है। अच्छा भाई, तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? धम्म, प्रमुख, अमीर या तीन मुख्य? देखिए, धम्म की बात करेंगे तो धम्म शब्द आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहली बात तो ये हो गई आपकी। तो मूवेंदर प्रमुख, अमीर, अमीर तो होता नहीं है, बचे हैं वर्ष दो ऑप्शन, प्रमुख या तीन मुख्य। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो तीन मुख्य जो होता है उसे हम लोग मूवेंदर कहते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको संगम वंश पढ़ाया था, संगम वंश में ही ये आपका शब्द देखने को कवियों की भाषा में मिला है, जिसका अर्थ आपका क्या होता है? तीन मुख्य। तो मूवेंदर शब्द तीन मुख्य को संबंधित करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आपका डी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो आपको पता ही होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का आपका कहते हैं राष्ट्रपति, ये सभी लोगों का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स आपका 5 वर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी 35 साल एज होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल नंबर 63, जिसमें कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है? लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला या पिट कोयला? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। छोटे पर से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि एंथ्रासाइट कोयला में 94 से 98% तक आपका कार्बन पाया जाता है। वही बात करें सबसे जो आपका क्या कहते हैं खराब कोयला होता है, वो होता है आपका लिग्नाइट कोयला, ये सबसे खराब है। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे खराब कोयला कौन सा होता है तो लिग्नाइट, सबसे अच्छा कौन सा होता है तो एंथ्रासाइट। 33 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये आपका जिप्सम है। तो CaOCl2 की अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो ये इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक, वहीं अगर आप बात करेंगे वॉशिंग सोडा की तो वॉशिंग सोडा फ्रेंड्स होता है आपका Na2CO3 यानी आपका सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे की बात करोगे तो ये होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। NH लगने की वजह से यह हो जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम होता है फ्रेंड आपका CaSO4.2H2O। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो CaCl2 जो है वो उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निकहत जरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्योंकि जब ये आपका मेडल जीत के लाई थी तो बहुत ज्यादा हाईलाइट रही थी, इसीलिए इनसे प्रश्न उठाना जरूर बनता है। क्या मुक्केबाजी से है, बैडमिंटन से है, हॉकी से है या क्रिकेट है? तो निकहत जरीन का संबंध जो है फ्रेंड्स वो आपका मुक्केबाजी से बनता है। बैडमिंटन से जो आपका संबंध बनता है वो PV सिंधु है, जो बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही बात करेंगे हॉकी से, तो हॉकी से आपके जो PR श्रीजेश हैं
इनको ध्यान रखिएगा, हॉकी से प्रश्न बन सकता है। और क्रिकेट से आपको जो सैफाली वर्मा है, इनसे भी आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने अंडर 19 जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उन्होंने जीता, इसीलिए हो सकता है PV सिंधु बैडमिंटन, पिया श्रीजेश हॉकी और सैफाली वर्मा क्रिकेट, इनसे भी प्रश्न बन जाए। और निखार जरीन की बात करेंगे तो निखार जरीन आपकी मुक्केबाजी संबंधित है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाइक शेयर का बटन दबाते चलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी, शशि थरूर, चेतन भगत या गीतांजलि श्री? पहली बात ये ध्यान कि बुकर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इनमें से आपके कैलाश सत्यार्थी, इन्हें तो 2014 या 15 के आसपास आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शशि थरूर, चेतन भगत और गीतांजलि श्री, ये तीन लोग आपके साहित्य संबंधित हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को इनका एक जो रेत समाधि नाम का एक उपन्यास है, रेत समाधि, उसके लिए इन्हें दिया गया था, यानी टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इनको दिया गया था। और ये बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली है, तो गीतांजलि श्री ऑप्शन नंबर डी आपका बुकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंजाब, इंदौर, हैदराबाद या गोवा? तो जीएसटी संग्रहालय की स्थापना आपकी निर्मला सीतारमण, जो आपकी इस समय के वित्त मंत्री केंद्रीय हैं, उन्होंने स्थापना गोवा में की थी। किसकी? जीएसटी संग्रहालय की। वही अगर बात करेंगे आप हैदराबाद में, तो हैदराबाद में एक आपका रॉक संग्रहालय यानी ओपन रॉक संग्रहालय यानी म्यूजियम आपका खोला गया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है प्रश्न इससे भी बन सकता है, लेकिन इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी, सरोद, सारंगी या गिटार? अगर बात करेंगे पंडित राम नारायण की, फ्रेंड्स इनका संबंध था सारंगी से, क्योंकि आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न, और बात करें गीत से प्रश्न, आपका महोत्सव से प्रश्न, और वही बात करें आपके वाद्य यंत्र से प्रश्न, तो इनसे प्रश्न आपका एसएससी जरूर बनाता है, 100% बनाता है। तो आप बांसुरी, सरोद, सारंगी, गिटार, आपका जो घाटम जो कुछ आपका हो, उन सभी को ध्यान में जरूर रखिएगा। और 38 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी सारंगी आपका हो जाएगा। नाम भी ध्यान रखिएगा, पंडित राम नारायण, संबंध किससे है? सारंगी से है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? जिन्होंने एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा फ्रेंड्स, उन्हें पता होगा कि आपके सेंसेक्स यानी जनगणना से प्रश्न जरूर बनता है। हालांकि ये बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन प्रश्न इससे जरूर बनता है, और प्रश्न वैसा ही बिल्कुल रिपीट मैंने रखा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो आपके सिक्किम की रहती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिक्किम की आपकी सबसे कम जनसंख्या है। वही बिहार दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आपका रहता है। ठीक, ऐसे आपको पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो घनत्व में आप ध्यान रखिएगा, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसका जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, यानी यहाँ पे प्रति मतलब 17 लोग ही पर किलोमीटर में रहते हैं, पर किलोमीटर में 17 लोग। वही मेट्रोपॉलिटन सिटी में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ की? आपकी मुंबई की। शहरों में अगर बात करेंगे आप तो सबसे ज्यादा किस शहर की है? तो आपकी मुंबई की है, राजधानी दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सन 1773 में भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? यानी गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, थॉमस मुनरो थे या कॉर्नवालिस थे? तो प्रश्न सबको पहले रटा होगा, जब जो कोई भी आपकी तैयारी शुरू करता है तो कंपनी का जो पहला प्रश्न आता है वो यही आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग और टाइम दोनों खर्च करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्योंकि 25 क्वेश्चनों में आपको 25 हार्ड नहीं मिलते हैं ना, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, क्योंकि उनका मकसद फेल करना नहीं होता है। तो सबसे पुराना वेद जो कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो सबको पता होगा, सोते जागते कोई भी बता देगा कि सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बात करें कि 1028 सूक्त होते हैं, है ना, 10,466 मंत्र होते हैं, सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल होते हैं। तो ये सब कड़ियों को आप ये चीज ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हमारा, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ा गया? तो भैया देखो, अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो मुगल वंश को बहुत अच्छे से देख के जाना। पता नहीं क्यों मुगल वंश से आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज हमसे प्रश्न पूछा गया खानवा का युद्ध। तो पहला युद्ध जो था वो तो हमारा पानीपत का था, ठीक, जो कि इब्राहिम लोदी के संग हुआ था, ये तो कट गया। दूसरा राणा सांगा जी के बीच में हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग टाइम क्यों खर्च करें? 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को
उसके उद्गम स्थल पे भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। तो भैया भागीरथी किसका पर्यायवाची होता है? तो आप छोटे पर से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, अलकनंदा, भागीरथी, देव नदी, त्रिपकदा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन में गंगा ढूंढ लीजिए। ब्रह्मपुत्र दिया नहीं होगा, यमुना दिया नहीं होगा, सिंधु दिया नहीं होगा। जी हाँ, गंगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो भागीरथी को ही हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। कभी पूछा गया गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गोपथ, गोपथ या सतोपथ, जो भी आपका ऑप्शन इसमें दिया हो वो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि गंगा जो है वो दो अलग अलग जगहों से आपके निकल के आती है। बीच में जहाँ पे मिलती है आपका देवप्रयाग, वहीं पे ये आपके गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये गोपथ और सतोपथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना से की स्मृति में बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नया है कि लायन कैपिटल का संबंध किससे है? क्या घर प्रत्यय से है, ज्ञान प्राप्ति से है, निधन से है, या पहले उपदेश से है? तो लायन कैपिटल का जो संबंध है फ्रेंड्स, वो आपका पहले उपदेश से है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपका धर्म चक्र परिवर्तन। वही जो इनके घर त्याग की जो घटना है उसे हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? महाभिनिष्क्रमण। वही चर्चा करें अगर हम लोग इनके ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति को हम लोग कहते हैं बोधिस्थ। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बोधिस्थ। तो निधन की बात करें, निधन को हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और लायन कैपिटल का संबंध किससे होगा? आपका पहले उपदेश। पहला उपदेश इन्होंने दिया कहाँ था? तो आपको सबको पता होगा, सारनाथ में दिया था। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में इन्होंने दिया था। तो आपका 44 के लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो 1938 में नहीं किया गया, 55 में भी नहीं किया गया। जी हाँ, 1976 में ही किया गया था। और ये वही काल है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी के काल में पहली और आखिरी बार आपका संविधान में संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में। ठीक है, और प्रस्तावना में संशोधन होने से 3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसे हम लोग सपा के नाम से ध्यान रखते हैं। सपा है क्या? आपका पीए से ध्यान रखिए, चाहे एसपा ध्यान रखिए, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। एस से बनता है आपका समाजवाद, है ना। पी से बनता है आपका पंथ निरपेक्ष, और ए से आप लोग समझ गए होंगे आपका अखंडता। ठीक, तो ये आपके जो वर्ण है वो जोड़े गए थे 1976 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाले अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है भाई, यह स्थानांतरण चक्रवात निम्न दाब से संबंधित है जो कि के ऊपर होता है। अच्छा, यानी ये जो निम्न दाब के क्षेत्र है, ये किस चक्रवात कहाँ से उठते हैं? क्या अंडमान सागर से उठते हैं, कैस्पियन सागर से उठते हैं, प्रशांत महासागर से उठते हैं, या जापान महासागर से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका अंडमान सागर से। क्योंकि देखिए बंगाल खाड़ी से संबंधित है, तो अपने यहाँ जापान सागर है नहीं, कैस्पियन सागर रूस के आसपास है, प्रशांत महासागर भी है नहीं। तो आप बाइकआउट करके भी ऑप्शन नंबर ए लगा सकते थे अगर आपको जानकारी नहीं है। नहीं तो आप थोड़ा समझिए, क्योंकि ये है भारत का आपका प्रायद्वीपीय भारत, और इधर आपकी अरब की खाड़ी है, बे ऑफ अरब। ठीक है, ये आपका हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे आप क्या है? बंगाल की खाड़ी। यही बंगाल की खाड़ी में आपका ये वाला जो एरिया पड़ता है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं अपना अंडमान सागर। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान सागर। तो ये किस महासागर का हिस्सा है? पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हिंद महासागर का हिस्सा है। तो यहीं से आपका जो कह रहे हैं चक्रवात उठता है और इधर की तरफ बढ़ता है। किस तरफ? ये आपका हो जाएगा भारत, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भोगल बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, बिहू भैया इतना बहु के बारे में पूछा जा रहा है, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो भोगल बिहू का संबंध फ्रेंड जो है वो आपका असम से ही है। और बिहू आपका इतना ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, आप इस पे क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस पदार्थ है? दूध, मिस्ट, जेमस्टोन या क्लाउड? तो पायस पदार्थ वो होता है जो दो अमिश्रित चीजों से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग पायस पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर। क्या पूछा हम लोगों से? हमने पूछा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी सी का कितना होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, C6 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, देखते हैं अंतिम प्रश्न हमारा कौन सा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा भैया देख लेते हैं, सही नहीं है। गिद्दा पंजाब बिल्कुल सही है, गिद्दा गिद्दा किया जाता है वहां पे। वंचो अरुणाचल प्रदेश ठीक है। आपका घूमर बिहार, तो घूमर बिहार में तो नहीं है। नोक्रम मेघालय, ये तो बिल्कुल सही है। तो घूमर फ्रेंड्स आपका है कहाँ? तो घूमर आप लोगों ने वो घूमर 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 देखो रे पद्मावत में आपने एक सॉन्ग आपने सुना होगा, तो ये आपका कहाँ का है? जी हाँ, ये आपका है राजस्थान का। नहीं वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो थैंक यू, आपकी स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। ये 50 क्वेश्चन जो परिवर्तन की तरफ से आपके लिए कराए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग को जरूर दिखेगा। आप सब लोगों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम लोग जल्दी आपके लिए और सारे प्रश्न लाने वाले हैं। धन्यवाद।